आज की स्पीकर के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं, उनका नाम मिस्टर अमित कुमार है। बाय प्रोफेशन वो एक न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफ कोच हैं। वो लास्ट 14 ईयर्स से ट्रेनिंग दे रहे हैं इन सो मैनी कॉर्पोरेट कंपनीज एंड इंटरनेशनल जिम्स इन सो मैनी एरियाज। वो एक पर्सनल कोच हैं बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। उन्होंने अपने न्यूट्रिशनल साइंस के एक्सपीरियंस से अपना डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है। उनका डीप स्टडी है, एक्सपीरियंस है एंड बिलीव है कि आप और हम बिना कोच के अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। इसलिए उनके 2 लाइफ कोच हैं, 2 न्यूट्रिशन कोच हैं एंड एक एक्सरसाइज कोच है। So without much wasting time, please help me welcome Mr. Amit Kumar on the screen. So Manoj, am I audible, Manoj? Yes, Amit. Okay, fantastic. Good, sir. Video is on, okay. So माझा व्हिडिओ दिसतोय मनोज? Yes, yes. माझा व्हिडिओ दिसत नाही तिकडे रेकॉर्डिंग साठी. मी स्पॉटलाइट केलंय अमितजी तुम्हाला. पण 2 व्हिडिओ दिसतात ते. बघ आता. नाही एकच. नाही तू तुझ्या इथे गेला असेल ना मनोज तर तुला फक्त दिसेल. जो होस्ट आहे ना त्याच्या इथे वेगळे दिसते. बरं ठीक आहे. ओके मनोज, तुझी रेकॉर्डिंग चालू आहे ना? Yes, yes, अमितजी रेकॉर्डिंग करतोय मी. ठीक है. So okay. So good evening everyone. Hi. कैसे आप लोग? तो आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, है ना? तो हेल्थ के बारे में बात करते समय मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जो नी जॉइंट्स या जो जॉइंट का पेन है जो उम्र के साथ चालू हो जाता है या कभी आजकल तो जो बहुत पहले भी आने लगा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. सो जैसे पिंकल ने बताया कि मैं फिटनेस प्रोफेशनल हूँ और पिछले कई वर्षों लगभग 14+ वर्षों से मैं डाइट डिजाइन कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे एथलीट्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ उनके डिफरेंट गेम्स में. मैं वो स्किल नहीं इम्प्रूव करता, मैं वो स्किल के लिए जो परफॉर्मेंस लगता है बॉडी का मेंटल एंड फिजिकल उस पर मैं उनको हेल्प करता हूँ कई सालों से. मैं जहाँ रहता हूँ प्राधिकरण में तो वहाँ बालेवाड़ी स्टेडियम, तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है. वहाँ पे बहुत सारे डेडिकेटेड स्पोर्ट्समैन जो इंडिया के लिए खेलते हैं तो उनके द्वारा बहुत बार मिलना हुआ, बातें हुई और बहुत सारा काम कर पाया मैं उनके साथ. ठीक है. सो आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस. ठीक है. तो अर्थराइटिस जैसे ये नाम बहुत पॉपुलर नहीं होगा शायद, जैसे डायबिटीज है, लेकिन अर्थराइटिस क्या है? ये जॉइंट पेन को अर्थराइटिस बोलते हैं. ठीक है. अभी अर्थराइटिस का स्पेलिंग भी उसी में सब कुछ है. अर्थराइटिस. तो इसमें क्या ये अर्थरो है ना, ये है जॉइंट. ये आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन. तो आपको समझना क्या है अभी अर्थराइटिस का सिम्टम्स क्या होता है. मतलब अर्थराइटिस है समझ में, जनरली लोगों को समझ में आता है कि जस्ट पेन है, लेकिन ये पेन है ना बहुत आगे बढ़ने के बाद समझ में आता है. लेकिन पेन के साथ क्या होता है, ये जब आइटिस होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, तो 5 तरह के बदलाव है ना दिखते हैं उस जॉइंट में. सबसे पहला क्या होता है कि वो जॉइंट है ना उसमें डिस्कलरेशन होता है, मतलब कलर चेंज होता है. कभी शायद लाल हो सकता है वो जॉइंट, या वो जॉइंट नीला कलर का दिखता है, या कुछ तो कलरलेस दिखता है. अभी जॉइंट मतलब कौन कौन से आते हैं? ये हमारा नेक है ना, ये एक जॉइंट है. हमारा शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है. हमारा जो हिप्स है ना वो भी जॉइंट है, और नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है. ये सारे जॉइंट्स को ये अर्थराइटिस होने का चांस हो सकता है. अगर जॉइंट है तो इन्फ्लेमेशन होगा, अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसे अर्थराइटिस कहते हैं. ठीक है. सिम्टम्स क्या है? डिस्कलरेशन है एक. दूसरा है स्वोलन, मतलब सूजन आती है, सूजन उस जगह में जब होता है अर्थराइटिस तो सूजन आती है. तीसरा क्या है? वहां पे हीट, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, वो पार्ट थोड़ा गर्म होता है ना.
चौथा होता है पेन। कभी कभी पेन डायरेक्टली होता है या टच करने के बाद पेन होता है। और पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब वो एरिया ना अपना काम नहीं कर पाता। जैसे अगर नी में अर्थराइटिस है, मतलब नी जॉइंट में अर्थराइटिस है, तो वहां पे लॉस ऑफ फंक्शन मतलब चलना पहले जैसा नहीं होता है, पेन की वजह से या वो जो डिस्कम्फर्ट है उसकी वजह से। तो ये पांचों में से कोई भी सिम्टम्स है या 5 सिम्टम्स है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको समझना है कि शायद अर्थराइटिस है। अभी ये क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह के अर्थराइटिस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ये कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको अब तक हुआ नहीं है तो चांस है हो सकता है, क्योंकि हमारा जिस तरह का खाने का नहीं तरीका है, जो हमारा जीवन शैली है, वो ये अर्थराइटिस को जन्म देता है। और अगर ऑलरेडी हो गया है तो क्या करना है, क्योंकि आप जो समाज में सुनते हैं, मतलब सोसाइटी में सुनते हैं कि लोग जो भी तरीके के काम करते हैं या एडवाइस देते हैं, तो वो उसको एक्चुअली बढ़ाते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीजें ध्यान में रखनी है। अभी अर्थराइटिस में टोटल 2 टाइप के अर्थराइटिस होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, अगर समझ में आ गया तो हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना आ सकता है आसानी से, एग्जैक्टली कौन सा वाला हुआ है। सो अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये क्या होता है जनरली, ये कंप्रेशन की वजह से होता है। कंप्रेशन मतलब कोई भी जॉइंट है उसको कंप्रेस होता है, ठीक है। अभी कंप्रेशन जो होता है उसके कारण क्या होता है, उसको जो राइट मेडिकल वर्ड है उसको बोलते हैं टेंडिनाइटिस, है ना। टेंडिनाइटिस होता है और डायनामिक टाइप का होता है। तो उसको समझ में अभी सिंपल भाषा में समझना है तो 3 तरह के बदलाव है ना, 3 तरह के कारण होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मसल और कनेक्टिव टिश्यू का टाइटनेस बढ़ता है, तो उसको हम बोलेंगे एमसीटी, मसल और कनेक्टिव टिश्यू। देखिए अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंड में क्या करना नहीं है ये समझ में आ गया और क्या करना है तो बहुत बहुत मतलब बहुत फायदा होगा। और इस वेबिनार का जो एक्चुअली गोल है ना वही है, लेकिन इनमें ये टर्म इस्तेमाल क्यों कर रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या शब्द है ना वो समझना चाहते हैं, इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहना है कि फॉर एग्जांपल ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है नी जॉइंट में। आप देखोगे जब जैसी उम्र बढ़ती है ना तो लोगों के जॉइंट्स में पेन चालू होते हैं, और जब वो पेन चालू होते हैं तो उनका चलने का तरीका चेंज होता है ना। और आप देखोगे कि ये पेन है ना जनरली बहुत कॉमन है, मतलब बुढ़ापे के साथ ये पेन चालू होता है, और हमारे समाज में लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यह होता है, उम्र के साथ होगा। ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा बॉडी बनाया नहीं कि होना चाहिए। आपको पहले सबसे पहले आपको क्या सोच रखनी है कि भगवान ने ये इतनी बढ़िया बॉडी बनाई है, मशीन बनाई है कि ये नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले बिलीव करना है, विश्वास रखना है कि ये होता है। सेकंड, जब ये अर्थराइटिस का इनिशियल सिम्टम होता है तो लोग चलते हैं तो बोलते हैं थोड़ा पेन हो रहा है। जब ये पेन बढ़ता है चल के तो लोग है ना वो पेन को बचाने के लिए नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कम करते हैं, मतलब नी को फोल्ड और खोलने का काम कम करते। तो चलते कैसे, ऐसे चलते हैं, ऐसे देखा आपने, मतलब नी में नहीं मूवमेंट करते हैं, हिप में करते हैं। और जो लोग ज्यादा करते हैं आप देखोगे तो पेन ज्यादा है, तो लोग थोड़ा करते हैं ऐसे 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 करते हैं। मुझे पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, पैर देख नहीं पा रहे आप, लेकिन आपको समझना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सेकंड, आपको समझना है कि पेन जब बहुत बढ़ता है तो या पेन के इनिशियल लेवल में भी, तो डॉक्टर कुछ चीजें ना रिकमेंड करता है या डोंट्स रिकमेंड करता है, जैसे कि नीचे बैठ के खाना नहीं खाना है, कमोड इस्तेमाल करना है टॉयलेट को जाने के लिए, फिर आपको बहुत सारी सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, कम से कम करना है ना। आप देखोगे ये सब लिमिटेशन के साथ जीना पड़ता है, और वो बंदा खड़ा नहीं हो पाता, और उसका जो जमीन के साथ जो ग्रिप होता है ना या स्टैंडिंग उसका, वो बहुत फॉर्म नहीं होता है, तो वो ऑलवेज डरा हुआ रहता है, मतलब उसको पता नहीं कि शायद कब गिर जाए, कोई इम्पैक्ट या लाइफ एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर वो बंदा भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, जोर से चल नहीं सकता, सीढ़ियां ऊपर नीचे कर नहीं सकता, तो कैसा लाइफ होगा सोचिए, है ना।
आजकल ये 60 उम्र में दिखाई नहीं देता है, ये आजकल जल्दी दिखाई देता है हमारे समाज में। आप देखोगे लोग आजकल जल्दी अर्थराइटिक हो रहे, ऑस्टियो अर्थराइटिक हो रहे, ठीक है। तो उसका पहला कारण है वो जो मसल है, थाइस का मसल। अगर ये नी में हम बोलते कॉमन है, तो आपको क्या समझना है, वो थाइस का जो मसल है ना, और उसके पीछे वाला मसल उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। थाइस का जो मसल है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, उसके पीछे वाला मसल है हैमस्ट्रिंग, है ना। और हमारा जो हिप मसल है उसको बोलते हैं ग्लूट्स, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये सब मसल से ना ये टाइट हो गए। उसी के साथ उसके नीचे वाले मसल्स, मतलब अगर घुटने के नीचे आप सामने वाले बाजू में देखोगे तो उस मसल को बोलते हैं एंटीरियर टिबियालिस, शिन के यहाँ पे होता है शिन, ठीक है। और उसके पीछे मतलब पीछे बाजू जो घुटने के नीचे जो मसल होता है ना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस, तो जनरल टर्म्स में बोलते हैं काफ्स मसल। और उसके नीचे एक मसल होता है उसको बोलते हैं सोलियस, है ना। तो ये सारे मसल्स में जब टाइटनेस बढ़ता है तो कंप्रेशन बढ़ता है। मैं बताऊंगा आपको, कंप्रेशन बढ़ता है मतलब उस जॉइंट पे जब ज्यादा लोड आता है, इसके वजह से वहां पे घर्षण होता है, मतलब जो हड्डियां है ना वो घिसते जाती है। उसके पहले क्या घिसता है, दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है, भगवान ने कैसे बनाया है, कोई भी दो हड्डियां है, फॉर एग्जाम्पल ये हड्डियां है, तो ये दो हड्डियां एक दूसरे को घिसे नहीं घिसे, इसके लिए क्या किया भगवान ने, यहाँ पे कार्टिलेज दिया है, कार्टिलेज दिया है। तो हड्डी घिसने के पहले कार्टिलेज घिसेगा, वो चला जाएगा, और उसके बाद हड्डियां एक के ऊपर एक टच होगी तो क्या होगा, बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो एक कारण है मसल का टाइटनेस, है ना, कनेक्टिव टिश्यू का टाइटनेस। और सेकंड है इन्फ्लेमेशन। उस जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन है ऑलरेडी, वो हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, वो होता है हमारे खाने में ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज है उसमें न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी। अब ये इनसफिशिएंसी क्या है और डेफिशिएंसी क्या है। डेफिशिएंसी मतलब बहुत जो रिकमेंडेड उससे भी कम है, मतलब जो WHO बोलते हैं ना इतना तो होना चाहिए बॉडी में, है ना, न्यूट्रिशन, तो वो भी नहीं होता है तो उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन उससे ज्यादा है लेकिन लिमिट से कम है तो उसको इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो थोड़ा भी कम, अब अगर आपके विटामिन मिनरल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स है अगर वो थोड़े भी कम है तो अर्थराइटिक प्रॉब्लम होते हैं। एक्चुअली अर्थराइटिक नहीं होते हैं, ये सब चीजें एक साथ काम करके ना मसल का टाइटनेस बढ़ाते हैं, ऐसा है। मतलब कुछ न्यूट्रिशन जो हमें नहीं रिलैक्स रखते हैं मसल्स को, जैसे जिंक होता है, पोटेशियम होता है ना, मैग्नीशियम होता है, उसको बोलते हैं कामिंग मिनरल्स। तो ये सब चीजें ना हमारे फूड से आ नहीं रहे हैं, जितनी मात्रा में चाहिए उतने आ नहीं रहे। और अगर ये हम लोग दिन भर चलते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उस मसल को काम कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड कर रहे हैं। और ये अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या होगा, ये जो जॉइंट, ये जो मसल्स है जो काम कर रहे हैं ना वो टाइट रहते हैं। आप देखिए, आपको याद याद करना है, जैसे आज दशहरा है तो जनरल लोग क्या करते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, जितने भी व्हीकल्स है उसको साफ करते हैं, कार है, टू व्हीलर्स है, उसको धोते हैं, और घर में भी सफाई करते हैं, मशीन्स की बहुत सारी पूजा करते हैं। तो उस दिन अब देखो दशहरे के दिन सवेरे क्या होता है, बहुत सारा काम होता है जो नॉर्मल दिनों में नहीं होता है ना। फिर आज दोपहर में क्या खाते हैं लोग, महाराष्ट्र में तो पूरी और आम्रखंड श्रीखंड खाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, थोड़ा ऐसा कुछ खाते हैं। तो दोपहर के बाद क्या होता है, सवेरे का जो टाइटनेस काम करने का और दोपहर का जो खाना है ना दशहरे का, तो आदमी दोपहर में सो जाता है, और जो सो के उठता है तो उसको समझ में आता है कि पूरा बॉडी टाइट हो गया है। वो टाइट क्यों हो गया मालूम है, क्योंकि मसल को काम ज्यादा था, और वो मसल को रिलैक्स करने के लिए जो भी चाहिए मिनरल्स ना वो फूड से नहीं जा रहे। आप कितना भी ध्यान से फूड खाओगे ना, मतलब सब्जियां वगैरह बहुत सारी, फिर भी ये पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे सब्जियों में कुछ नहीं रहा। अभी सब्जियों में इतना कुछ रहा क्यों नहीं है, क्योंकि जहां से सब्जियां उग रही है, मतलब जहां से आ रही है जिस जमीन से, उस जमीन में न्यूट्रिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस जमीन में पिछले 50 सालों से केमिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं, पेस्टिसाइड्स, है ना, बहुत सारे चीजें उस जमीन में इस्तेमाल किए गए बाय फार्मर्स।
उससे क्या हो गया, वो जमीन का जो क्वालिटी है ना मिनरल्स का और उसका जो हेल्थ था न्यूट्रिशन का वो खराब हो गया। और क्या हो गया, क्यों हो गया ये, और दूसरे भी कारण क्या क्या है, जैसे कि क्रॉप रोटेटिंग, मतलब अगर एक जमीन से एक बार एक फसल निकालते हैं, मान के चलिए उस फसल का नाम है ग्राउंडनट्स, निकाले ग्राउंडनट्स, है ना ग्राउंडनट्स, तो उसके बाद है ना उस पे ग्राउंडनट्स नहीं लगाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि ग्राउंडनट्स को जब कल्टीवेट करते हैं, मतलब पैदा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उस समय उस जमीन में जो न्यूट्रिशन लगता है ग्राउंडनट्स को बढ़ने के लिए वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया है, वो वापस आने के लिए समय लगता है। अब उसके बाद ना क्रॉप चेंज करना है, क्रॉप मतलब जो खेती करनी है वो अलग करनी है, मतलब ग्राउंडनट्स छोड़ के करनी है, ऐसे उसके पीछे साइंस है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो नॉर्मल हमारे जो लोकल फार्मर्स होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो सेम क्रॉप को बार बार लगाते निकालते हैं, सेम सब्जियां वही, और उसको वो आती है बाजार में, और वो जल्दी जल्दी उगने के लिए उसमें डालते हैं यूरिया और बहुत सारी चीजें डालते हैं, उसको उसको कोई भी इंफेक्शन नहीं हो किसी को, उस सब्जियों को, तो उसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं ताकि उसको कोई इंफेक्शन नहीं हो, सब्जी अच्छी रहे। तो ये सब चीजें हमारे पेट में जा रही है, और जमीन जो अच्छी नहीं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो क्रॉप है मतलब सब्जी है वो हाइट में बढ़ जाती है यूरिया की वजह से, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होना चाहिए ना वो नहीं रहता है, और हमें क्या लगता है कि हरी दिख रही है तो हम खा लेते हैं, है ना। तो वो भी कारण है हमारे ये न्यूट्रिशन इनसफिशिएंसी के लिए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। दूसरा आपको समझना कि इन्फ्लेमेशन किस तरह हो रहा है, जो हम लोग जो शक्कर खाते हैं ना, मतलब ऐसा ऐसी कोई भी चीज जिसका एंड प्रोडक्ट है ना, मतलब उसमें से निकलती है शक्कर, जैसे फल खाते हैं तो उसमें से निकलता है फ्रुक्टोज जो शक्कर है, आप शक्कर इस्तेमाल करते हैं टेबल शुगर, है ना, उसमें भी शक्कर है, ग्लूकोज है, मतलब एंड, आप जैगरी मतलब गुड़ इस्तेमाल करते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट भी शक्कर ही है ना। आप अगर गेहूं ज्वार बाजरा राइस मेज मक्का या आप स्प्राउट्स खाते हैं, तो ये सब डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में क्या आता है, एंड में ग्लूकोज आता है, मतलब शक्कर आती है। तो आप कुछ भी कीजिए शक्कर आती है, तो ये शक्कर क्या करती है, ये हमें इन्फ्लेम करती है। तो शक्कर की वजह से जो जैसे जैसे अगर आप देखो, आपने अगर आयन मतलब लोहे का, लोहे की कोई भी चीज अगर आपने पानी में रखी कुछ समय के लिए, है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उसको रस लग जाता है ना। तो जैसे ये लोहे को रस लगने का कारण क्या, फ्री रेडिकल्स है ना, वैसे हमारे बॉडी में जब शक्कर जाती है ना तो उसको भी रस ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम अलग है, उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। आपको समझना है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकेशन। ये रस्टिंग ये है जो होती है ग्लूकोज से, इसलिए इसको ग्लाइकेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्फ्लेमेशन होता है हमारा, हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं ना, ऑयल जो खाने में, जैसे अभी शायद नाम ले लेता हूं मैं क्योंकि जनरल बात करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन गोल ये नहीं है इस वेबिनार का कि कोई भी प्रोडक्ट को हमको बुरा बताना है, गोल ये नहीं है, हमको अवेयरनेस लाना है। और इतने सालों से जो प्रैक्टिस की है मैंने न्यूट्रिशन, और जिसकी वजह से इतने बढ़िया रिजल्ट है लोगों में, तो वो किस वजह से है उसकी वजह साइंस का ये बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। सो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं राइस ब्रान ऑयल या यहाँ पे लाकड़ी घाण्याचे तेल, आई डोंट नो वो क्या होता है मुझे पता नहीं है। तो ये क्या होता है पता नहीं, मतलब कैसे बनता है ये पता नहीं है, लेकिन आगे उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है। तो राइस ब्रान ऑयल, सफोला ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर रिफाइन ऑयल, जेमिनी ऑयल या सोयाबीन ऑयल, ये कोई भी जो ऑयल है ना, अदर देन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये दो ऑयल छोड़ के बाकी सभी ऑयल क्या करते हैं, हमारे जॉइंट्स को इन्फ्लेम करती है, ये इन्फ्लेमेशन आती है। ये वाला मैं जो बोल रहा हूँ, पहला है टाइटनेस, दूसरा इनसफिशिएंसी। तो सही तरीका क्या हम बात करेंगे इसके ऊपर, समझना क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में तीन चीजें मिलके उस मसल्स को टाइट करती है, जिसके वजह से वो जॉइंट को ज्यादा लोड आता है, कंप्रेशन बढ़ता है। मैं एक डायग्राम निकाल के आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जल्दी, ठीक है। मान लीजिए कि आपका थाइज है, थाई मसल है,
ये थाई मसल है और ये मसल ये पूरा थाइस है, ये नी है, तो घुटने का ये ना पटेला है, ये आपका हैमस्ट्रिंग है, ठीक है। अभी मान के लिए मसल जो होता है ना, मतलब ये मसल को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स मतलब क्वाड्री मतलब 4, सेप्स मतलब हेड, तो 4 सर वाला मसल है ये क्वाड्रिसेप्स। तो ये कैसे होता है, उसमें ये ऐसा पास होता है यहाँ से जॉइंट से, ठीक है। अब ये मसल ना टाइट है, ये मसल क्या कहते हैं, मूवमेंट लाता है। ये मसल ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होता है तो ये मसल उसको मूवमेंट आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो चीज है कि बाबा मसल और कनेक्टिव टिश्यू का टाइटनेस है, न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी की वजह से भी टाइटनेस आता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी डैमेज होता है। तो ये क्या होता है, ये टाइटनेस इतना होता है कि ये ऊपर खींचता है, ये ऊपर खींचता है, ये मसल है ना उसको ऊपर खींचता है। टाइट है ना, ये रबर बैंड जैसा है। अगर रबर बैंड टाइट है तो ये अपनी जगह पे आने के लिए ना कोशिश करेगा, ऐसा ही है। और मसल एक रबर बैंड जैसे होता है, उसको खींचो छोड़ दो वापस जगह पे आ जाएगा, ऐसा होता है मसल, है ना। तो ये टाइट बन जाता है। ये टाइट बनने के बाद क्या होता है, ये ऊपर खींचने की वजह से ये जो हड्डी है ना, ये ऊपर वाला ये हड्डी ऐसा होता है, ये नी जॉइंट है, ये थाइस का हड्डी है, ये नीचे का हड्डी है। बीच में क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ऐसे। कार्टिलेज मतलब उसको बोलते हैं जैसे पिलो होता है ना, पिलो फ्रिक्शन कम करने के लिए, वैसे ये होता है। और इसके अंदर ये एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट। जैसे इंजन को होता है लुब्रिकेशन, वैसे ये काम करता है फ्लूइड। अब क्या हो रहा है, ये मसल ऊपर खींच रहा है, तो ये हड्डी ना ऊपर खींचने की वजह से ये हड्डी के पास आता है, और ये जो कार्टिलेज उसके ऊपर बहुत कंप्रेशन आता है, मतलब ज्यादा दबाव आता है। अभी आप एक स्टेप भी चलोगे ना तो कंप्रेशन की वजह से, टाइटनेस की वजह से वो हड्डी में क्या होता है, ये हड्डी और ये कार्टिलेज में घर्षण होता है, घर्षण। घर्षण होगा तो क्या होगा, ये उसका डेंसिटी कम होगा, थिकनेस कम हो जाएगा। और ये कम होते हुए इतना कम होता है कि ये लगभग एक जगह पे कहीं तो ना पूरा निकल जाता है। और यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ऐसे दिखता है, ये यहाँ पे कार्टिलेज दिखता है, और ये एक पॉइंट पे ना यहाँ पे ऑलमोस्ट टच होता है, और वो पेन ज्यादा सीवियर होता है। तो इस लेवल में या इस स्टेज में डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, उसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट। नी मतलब घुटना, घुटना नहीं, यहाँ का कार्टिलेज है ना वो आर्टिफिशियल डालते हैं। लेकिन वो पहले जैसे नहीं होता है, क्योंकि पहले का जो था वो भगवान ने दिया था, अभी जो है वो इंसान ने दिया है ना, तो वो पहले जैसा नहीं होता है। तो इस तरह क्या होता है, ये मसल टाइट होने के कारण ये घर्षण बढ़ता है। तो अभी इसमें समझना क्या है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये अभी हमारे जो जिस तरह से हम जी रहे हैं ना जीवन, मतलब मैं आपको वापस एक बार एक बुक दिखाता हूँ। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं आपने ये पहले देखा है कि नहीं, जो पहली बार आया वापस एक बार देख लीजिए। डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। क्या कहते हैं समझ के लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहते हैं इट एंड व्हाट यू डोंट नो दैट गेट्स यू इन ट्रबल। मतलब आपको कुछ पता नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं इट्स व्हाट यू नो फॉर श्योर दैट जस्ट एंड सो। मतलब आपको जो पता है ना एकदम राइट है, वही आपको करेक्ट करना है, क्योंकि वो रॉन्ग हो सकता है। जैसे हमारे सबसे कॉमन एक्सरसाइज कौन सा है, वॉकिंग। आपको पता है वॉकिंग एक पहली बात तो एक्सरसाइज नहीं है, एक कैलोरी बर्निंग एक्टिविटी है और एक स्पोर्ट्स है। ये एक्सरसाइज का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटी जो आपके हेल्थ के 5 एस्पेक्ट्स में से कुछ तो इंप्रूव करेंगे, उसे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का डेफिनेशन क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। तो ये उसमें भी नहीं आता है। तो अब क्या होता है, जब हम चलते हैं बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज अच्छा है करके, और वो आसान भी है ना, जिसके पास समय है और उत्साह है तो चलते रहता है, चलते रहता है। अब चलने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है,
कोई भी एक्टिविटी हमारे मसल्स को, जैसे जिस दिन आपने क्या दशहरे के दिन आपने आज गाड़ी को साफ किया है ना, तो ये मूवमेंट हुआ, शोल्डर के मसल्स, हाथ के मसल्स आपने किए। अब देखिए दूसरे दिन आपको पेन करते हैं, पेन मतलब क्या है, टाइट हो गए। आप सोच सकते हैं कि आपकी थाइस को क्या हो रहा है चल चल के, तो चलने के कारण क्या हो रहा है, ये मसल्स टाइट हो रहे हैं। और फर्स्ट कारण जो है ना, ये बहुत कॉमन है आजकल, मसल्स टाइट होते हैं, उसके बाद नी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। और चलने के बाद ये थाई मसल्स है ना, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता नहीं है जब तक आप स्क्वाट्स मारते नहीं हो, है ना, मराठी में बोलते हैं बैठक। वो एक्सरसाइज है जो आपके थाइस के मसल्स को ना इंप्रूव करता है। तो अभी समझना क्या है कि हम आपको बार बार समझना क्या है कि आपको एक अच्छा कोच ढूंढना है, जिसका एक्सरसाइज के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में ना बहुत अच्छा नॉलेज आपको ढूंढना है। उसको पूछना है, बारीक बारीक चीज आप जो भी करें ना उसको पूछना है कि ये सही है क्या। पहले देखो आपकी वो बंदा कैसा है, मिल जाएगा अच्छा बंदा। और आपको देखना क्या है कि बाबा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है क्या नहीं, वो करेक्ट करना है। क्या हो रहा है, वॉकिंग है ना इतना लोग कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं वॉकिंग के बेनिफिट्स वगैरह। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग ना वॉकिंग करते हुए सोचते ही नहीं कि ये सही है क्या गलत है। देखिए ये गलत भी नहीं है अगर ठीक से करेंगे तो। मतलब वॉक करने के बाद अगर उस मसल को, इसका जो टाइटनेस है इसको कम करने के लिए जो स्ट्रेचिंग है ना, वो अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होने वाला है, कंप्रेशन बढ़ने वाला है। लेकिन स्ट्रेचिंग किसी को पता ही नहीं है। मतलब मैं तो फिटनेस बैकग्राउंड का हूँ, मैं खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। मैं एक्सरसाइज खुद में कर रहा हूँ 5 सालों से रिगरसली। मैं जानता हूँ कि टाइटनेस क्या होता है। मैं देखता हूँ कि हमारे फील्ड में ही जो ट्रेनर्स होते हैं जो क्वालिफाइड, उनको भी स्ट्रेचिंग करना नहीं आता है ठीक से। मतलब स्ट्रेचिंग किया लेकिन सच में स्ट्रेच हुआ क्या मसल, ये पूछना है। तो ये आप देखिए, आप जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल एक्सरसाइज का या उसका नॉलेज नहीं है, उनका क्या होता होगा। और ये स्ट्रेचिंग है ना, ये बहुत पेनफुल होता है। मतलब किसी भी मसल को खींच के रखना है और वैसे ही होल्ड करना है, उस पेन को सहन करना है, दर्द को। तो ये टफ है करके लोग करते नहीं है ना। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये सॉरी कारण नहीं, उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि जो लोग हेल्दी लगते हैं ना आपको, मतलब 30s 35 40s 45 में नहीं, चलते हैं घूमते फिरते हैं बहुत कुछ करते हैं, आप देखोगे 55 में जनरली उन लोगों को ही नी प्रॉब्लम ज्यादा चालू होते हैं, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, वो मसल टाइट होने की वजह से क्या होता है, ये मसल टाइट होने की वजह से इस जॉइंट का ना बहुत घर्षण होता है, क्योंकि लोड आता है। टाइट होने के बाद क्या होता है, खींचता है ना ऊपर वो। मतलब आपका वजन शायद 70 किलो है और आप चल रहे हो, तो आपके जॉइंट पे कितना आ गया वेट, लगभग 70 किलो। लेकिन अगर ये मसल टाइट है तो आपका बॉडी वेट है 70 किलो, लेकिन आपका जॉइंट कितना वेट ले रहा है मालूम है, 90 किलो 100 किलो। क्यों, टाइट है ना। आप देखिए, अगर आप साइकिल चलाते, कभी साइकिल चलाने का आपको अनुभव है कि नहीं पता नहीं, अगर साइकिल चलाते समय उसमें ऑयलिंग नहीं है और नहीं थोड़ा टाइट होता है व्हील, तो कितना प्रेशर आता है, ज्यादा लगता है, देखा है आपने, है ना। वैसा ही है, जॉइंट को बहुत बहुत ज्यादा लोड आएगा यहाँ पे या कंप्रेशन आएगा। तो अभी हम ये आगे ये ऐसे ही छोड़ते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम क्या करना है ना, मैं आपको बताऊंगा एंड में, है ना। ये वेबिनार का एंड क्या है, सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, जिसको हुआ है और जिसको वो चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन और रिवर्सल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको समझना क्या कि अभी हम समझते हैं कि ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है ये। अरे अभी ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, ये बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ऑटो मतलब ऑटोमेटिक और इम्यून मतलब आपका इम्यूनिटी रिलेटेड होता है। जैसे सोरायसिस होता है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना। और बहुत सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे समझना क्या है आपको कि ये होता कैसे, है ना। तो वो समझने के लिए आपको पहले समझना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना क्या है, पहले हम बात करते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत कॉमन है कि लेडीज में देखा गया है
कि उनके नहीं कि ये फिंगर्स के जो जॉइंट्स है ना, ये सब जॉइंट्स, इसको पेन होता है। तो वो जो आटा गूंदने का काम है ना, तो वो शायद वो करते हैं तो उनको पेन फील होता है। मतलब वो पेन आता है, रिस्ट में आता है, एल्बो में आता है, शोल्डर में आता है, नेक में आता है, सब जॉइंट्स में थोड़ा 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 पेन आता है और वो पेन बढ़ता है। जब ये पेन बढ़ता है तो यहाँ का जो है ना जॉइंट्स है ना, इसका शेप चेंज होता है, शेप। अब देखो कि फिंगर्स ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एडवांस स्टेज है उसका। देखा आपने ऐसे, है ना, मतलब पहले पेन चालू हो गया, पेन पेन होता है तो वहां का एक्टिविटी बंद होता है। अगर आदमी को पेन होगा तो क्या करेगा, हिलाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं तो क्या होता है, फिंगर से ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो एसिड सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता क्यों है? क्योंकि उसका उसका कनेक्शन ना होता है ऑटोइम्यून डिजीज से। एक डैमेज गट बोलते हैं, गट इसका कारण है। अभी गट क्या होता है? गट हमारा जो पेट है ना, डाइजेशन सिस्टम, ये जो पेट का एरिया है ना, जहाँ पे इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, सब कुछ है ना, वो जो गट है ना, जो डाइजेशन का काम करता है, उस गट है ना, वो डैमेज है। तो डैमेज से क्या होता है, उसके अंदर जो गट का लाइनिंग है ना, मतलब अंदर का उसका दीवार होता है, मतलब अभी ये जो कैप है इसका मार्कर का, तो इसका अंदर का जो लाइनिंग है ना, वो गट का लाइनिंग जो होता है ना, वो भी डैमेज होता है। तो लाइनिंग भी डैमेज है। अब इससे क्या होता है, जब डैमेज होता है ना लाइनिंग, तो उसमें से क्या होता है, हमारे गट से जहाँ पे खाना आता है ना, खाना आता है जहाँ पे डाइजेशन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ना लीक होता है फूड। जनरली क्या होता है, एमिनो एसिड्स लीक होता है, प्रोटीन्स, और ये डाइजेशन बिना होके डायरेक्ट ब्लड में आ जाते हैं। डाइजेशन होने के बाद जो फूड आता है ना ब्लड में, तो वो फूड का जो अर्क है, मतलब न्यूट्रिशन, वो अंदर लेने का काम है ना, सोडियम पोटेशियम पंप करता है। एक पंप होता है जो इंटेस्टाइन का वॉल है ना, मतलब ये होता है हमारा इंटेस्टाइन, मतलब अतड़ियां, और उसके पास होते हैं ये ब्लड वेसल। यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम और पोटेशियम पंप बोलते हैं, NAP पंप, इसको के भी बोल सकते हैं, पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट अंदर लेके बाहर निकल लेके वो एक्सचेंज करने का काम करते हैं। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स है ना, ब्लड में लेते हैं, ब्लड से सब जगह पहुंच जाते हैं। अभी ये जो लीकी गट होता है ना, इसको लीकी गट भी बोलते हैं। इसको दूसरा वर्ड क्या है, लीकी गट। मुझे खुद ये प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मुझे भी सोरायसिस हुआ था ना 2014 में, सोरायसिस। तो सोरायसिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, उसका कारण भी वही है, लीकी गट है, और लीकी गट पे काम किया मैंने। ठीक है, सो ये एमिनो एसिड लीक होने का ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद है ना, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको लगता है कि ये कोई तो फॉरेन पार्टिकल है, ये राइट इंसान नहीं है। जैसे ना, हमको अगर किसी मच्छर ने, या मच्छर नहीं, कुछ और इंसेक्ट्स ने काटते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है, कुछ तो अंदर जाता है बॉडी में, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, WBC काउंट बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है बॉडी का, और उसको क्या करते हैं, वो जो बाहर से बॉडी आ गया ना, उसको मारने के लिए पूरा वो एक्शन लेता है। डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का। तो वैसे ही इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे उसको एक्शन लेता है, उसको बोलते हैं ऑटो रिस्पॉन्स। और वो जॉइंट्स को क्या करता है, वहां जॉइंट्स को, ये जो प्रॉब्लम है जॉइंट्स का है ना, तो जॉइंट्स को ये क्या करता है, इन्फ्लेम करता है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज मतलब क्या, हमारा खुद का बॉडी, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ऐसे प्रॉब्लम में हमारे जॉइंट्स को ना डैमेज करता है, बचाने के चक्कर में। ठीक है, जैसे अब अगर धूप में जाओगे, है ना, धूप में जाओगे, तो अगर स्किन पे बहुत धूप है, स्किन अगर जलने वाली है, डैमेज होने वाली है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस जगह का कलर है ना चेंज करता है, डार्क करता है, ताकि उस धूप की वजह से
हमारा स्किन नहीं जले, फिर भी जलता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो काला क्यों होता है? हम बोलते हैं टैन हो गया, टैन आपके बॉडी ने किया है उसको बचाने के लिए। ये क्यों करते हैं? बचाने के लिए। जैसे हमने पीछे पहले सेमिनार में हमने सुना है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जब सेल में बहुत सारा इंसुलिन बढ़ जाता है तो उसको डैमेज होता है, तो सेल क्या करता है बचाने के लिए? उस इंसुलिन को अंदर आने नहीं देता है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेम है ये, वैसे ही है, बचाने के चक्कर में इन्फ्लेम हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, इसका जो रूट कॉज क्या है, एक इन्फ्लेम गट है या लीकी गट है या एक बैड गट है, स्टमक प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अभी बॉडी इसमें क्या करता है, खुद को ही अटैक करते रहता है। तो बॉडी में जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट में पेन रहता है, ऐसे मौके ऐसे सिचुएशन में जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट्स का वेयर एंड टेयर मतलब डैमेजेस ज्यादा बढ़ता है, और ये सब इसका एंड क्या है, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। और पेन होने के बाद, अब ये पेन भी क्यों होता है मालूम है क्या? क्योंकि बॉडी चाहता है कि आपका मूवमेंट रुक जाए। पेन क्यों होता है? आपका मूवमेंट रोकने के लिए। देखा, पेन होता है तो आदमी क्या करता है, चलना फिरना बंद करता है, वैसा ही है। तो अभी ये सब समझ में आ गया, मतलब ये दो कॉमन अर्थराइटिस है जो देखे जाते हैं, और इस सबका जो बोलते ना कि जन्म, मतलब इसका उसकी शुरुआत, ये सब कुछ है ना, मेजर है खाना, हमारा खाने का तरीका। मतलब कुछ खा रहे हैं जो अच्छा नहीं है, और कुछ अच्छा है जो हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, वो दोनों भी है, और स्ट्रेस लेवल, है ना। तो अब अभी आगे बात क्या करेंगे, आगे इस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ दृष्टिकोण देना चाहता हूँ, जो कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि जो शायद आपके पास नहीं होगी। मतलब ये जो अर्थराइटिस है ना, रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो भी है, तो आप देखोगे ये अभी आए हैं, मतलब इतने साल पहले तो ये नहीं थे। और ये बॉडी, ये भगवान ने जो हमारा बॉडी बनाया ना, तो ऐसा बनाया है कि सोच के देखिए, ऐसा बॉडी की जो 40-45 उम्र में इसको जॉइंट प्रॉब्लम हो, ऐसा बनाएगा भगवान? जिसने पूरी दुनिया बनाई है, ये कायनात बनाई है, सब कुछ, क्या वो ऐसा कुछ बनाएगा? सोच के देखिए, नहीं ना। तो फिर भी क्यों हो रहा है ना? तो उसके ऊपर बात करेंगे पहले, फिर हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, इंसान इस पृथ्वी पे, मतलब ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पे लगभग 2,55,000 साल हो गए। ठीक है, इतने सालों से इंसान इस पृथ्वी पे है, 2,55,000 साल, बहुत बड़ा समय होता है। हम लोग आजकल इसका नहीं, क्या 100 ईयर्स है ना, इतना भी जी नहीं पा रहे लोग। ठीक है, अब ये 2,55,000 साल कैसे जिए, और अभी हम जिस तरह जी रहे हैं वो कब से जी रहे हैं, ये हमें समझना है। सो ये जीते समय क्या हुआ, सिर्फ 12,000 साल से, 12,000 ईयर्स से ग्रेन्स का जन्म हुआ है। ग्रेन्स मतलब गेहूं, जवार, बाजरा, राइस, मक्का, मेज, और ये हम बोलते हैं ना मराठी में कड़धान्य, स्प्राउट्स, ये सब खाने का जो ये खाना है ना, जो ये फार्मिंग, ये सिर्फ 12,000 साल से चालू हो गया है। आपको समझना है ठीक से, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी इतने सालों में सिर्फ ग्रेन्स खाना चालू किया है। फिर अभी हमने पिछले 2 लाख लगभग 40, आप एग्जैक्ट हिसाब मत कीजिए, यहाँ 15 पकड़ के चलिए, 40, 2,40,000 साल क्या खाया हमने? ग्रेन्स अभी खा रहे हैं ना हम लोग, गेहूं, जवार, बाजरा अब खा रहे हैं, तो पहले क्या खाया है ना? सोच नहीं पा रहे ना, शायद पता है आपको। इस एज को बोलते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। मतलब हंटर्स मतलब शिकार करना, गैदरर मतलब जो नीचे गिरे हुए फल है उसको उठा के खाना। ये दो ही फूड चॉइसेस थे। मतलब हमने सबसे ज्यादा समय हमने शिकार करके खाना खाया है, और वो हमारा उस समय का क्या प्रॉब्लम्स थे या नहीं थे हम बात करेंगे।
और गैदरर्स मतलब क्या है, वो जो फल खाते थे वो फल है ना इंसानों ने नहीं लगाए थे वो पेड़, उसको बोलते हैं वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड मतलब जंगली फल के, जंगली पेड़। उसको जो फल आते थे तो वो मीठे नहीं थे, वो जो फल थे वो थे कड़वे और खट्टे, कड़वे और खट्टे थे, मीठे नहीं थे वो। तो उन फलों में जो शुगर था, जो आज के फलों में है, तो वो शुगर है ना नहीं के बराबर था। अभी जो फल खट्टे होते हैं उसमें विटामिन सी होता है ज्यादा, और जो कड़वे होते हैं उसमें और बाकी के विटामिन होते हैं, उसमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हरे रंग के फल खाओगे आप तो उसमें कैथाचिन्स होते हैं ज्यादा। अब लाल रंग के फल खाओगे उसमें होता है लाइकोपेन। ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वैसे। और ये इंसान ने नहीं लगाए थे, ये नेचर ने लगाए थे, प्लांट किए थे। इसलिए सब फर्क क्या है, ये हाइब्रिड नहीं थे, ये नेचुरल थे। ठीक है। अब हमको समझना है कि हंटर्स गैदर एज में फल भी हम लोग है ना बहुत कम मात्रा में खाते थे। जैसे हम अचार खाते ना, खाने में अचार, जैसे फल खाते थे। या कब खाते थे फल, मान के चलिए कि शिकार किया तो 2-3 दिन अच्छा खाना होता है, बड़ा शिकार होता है ना, फीस्ट बोलते हैं उसे। फिर शायद दूसरा शिकार मिलने तक कभी कभी 2 दिन ज्यादा थे, 3 दिन ज्यादा थे, है ना। उस समय फिर फल का है बीच में, है ना। लेकिन तब इंसान तो पहले से होशियार है, वो जानता था कि वो खाना कैसे रखना है इमरजेंसी के लिए, तो तब भी वैसे होता था। तो आपको समझना है, ये जब एरा था उसको बोलते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स एज। एज बोलते हैं इसको। इस एज में जो मेडिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं होते थे, लेकिन डेथ किसकी वजह से होती थी? डेथ सबसे पहला डेथ होता था, एक तो नेचुरल, दूसरा होता था स्नेक बाइट, मतलब सांप ने काटा और इंसान मर गया, ऐसा डेथ होता है। तीसरा क्या है? ड्रॉनिंग, मतलब पानी में डूब के मर गया, क्योंकि तैरना नहीं आता था, तैरना आता नहीं था, है ना। चौथा फाइट, मतलब इंसान है ना, इंसान को कोऑपरेट नहीं कर रहा था। मतलब मैं किसी और के एरिया में जाऊंगा तो वहां का जो ग्रुप था, वो कम्युनिटी था, वो मार डालेगा, अपने सुरक्षा के लिए वो मार रहा था। उस समय कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं था, जैसे आजकल होता है ना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो नहीं था पहले। दूसरा, शिकार करने गया और शिकार हो गया तो क्या उसको बोलते हैं? गॉट हंटेड। मतलब जिस भी एनिमल का शिकार करने गए थे वो शायद कर नहीं पाया और उस एनिमल ने इसको मार डाला, शिकार कर दिया इसका, तो उस समय मौत होती थी। और बहुत कम मौत होती थी इसके वजह से, जैसे होता है ना कि कुछ तो घिस गया या कुछ जख्म हो गया और उस जख्म को एंटीसेप्टिक कुछ लगा के, नहीं उसको क्लीन करना है, स्टरलाइज करना है, या उसमें कोई बैक्टीरिया कीटाणु जाना नहीं चाहिए, उसके बारे में पता नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इतने इतने बारीक कुछ जाता है जो दिखता भी नहीं अपने आंखों को, और वो जाके इन्फेक्शन फैला सकता है और वो पूरा बॉडी है ना खराब हो सकता है, ब्लड खराब हो सकता है, ये पता नहीं था। तो उस समय अगर कुछ जख्म विखम हो जाते थे तो उनको कवर करना या स्टरलाइज करना, या एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो उस समय उसके वजह से कुछ मौत होती थी, तो उसको बोलते हैं बाय इन्फेक्शन। इतने कारण थे और कोई कारण नहीं था। या कोई कोई ऊंचाई से गिर गया, क्लिफ, चढ़ते समय ऊंचाई से गिर गया क्योंकि सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, है ना, ऐसे। तो आप देखोगे इस एज में डायबिटीज, बीपी, पीसीओडी, थायराइड, है ना, फिर हार्ट प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, लीकी गट या फैटी लिवर, ओबेसिटी, मोटापा, ये कुछ भी नहीं था, है ना। समझ के देखना, आपको ये बहुत डिटेल समझना है, ये सब कुछ नहीं था। और उस समय नॉर्मल एज रहा करता 200 साल एवरेज में। ठीक है। आपको ये भी समझना है कि जिस दिन शिकार होता था तो शिकार करने के टाइम उसका फिटनेस लेवल क्या था, सोच के देखिए। उस समय बढ़िया शूज नहीं थे, मतलब नाइकी, एडिडास नहीं के जो खास अच्छा दौड़ने के लिए होते हैं। उस समय पिस्टल नहीं था, उस समय बो एरो भी नहीं था, उस समय स्पीयर होने का, स्पीयर भाला, स्पीयर। सोच के देखिए, बिना शूज के, बिना पिस्तल के, मतलब बंदूक के, एक एक जंगली जानवर के
साथ या उससे आगे, उससे बेहतर भागना है और उससे बेहतर करना है और उसकी शिकार करना है, तो आप सोच के देखिए कि उस समय इंसानों का मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस कितना हाई था। सोच के देखिए उस समय वो सब सोचना है, स्पीयर फेंकना है, उस स्पीड से जाना है, अटैक करना है, उसको दबोचना है, कितना स्किल था वो। आज लोगों को ऑफिस में जाना चैलेंज हो रहा है अपना बॉडी लेके, है ना। उस समय इतना हाई परफॉर्मेंस था बॉडी का। दूसरा आपको ये सोचना है कि मतलब उस समय जो खाना था ना, जिस तरह का खाना, हंटर्स एंड गैदरर्स, तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत हाई था। दूसरा आपको ये समझना है कि जिस दिन शिकार नहीं होता था, मतलब शिकार हो गया है, 3 दिन हो गया, 2 दिन खाया, अच्छा, अब शिकार करने गया लेकिन शिकार ही मिला नहीं है, शायद 1 या 2 दिन नहीं मिला। आप सोच के देखिए 2 दिन बिना खाए शिकार करना है। पेट भरे पेट तो बोलते ना जंग लड़ी जा सकती है ना, वैसे खाली पेट जंग लड़ी जा नहीं सकती, वैसा ही है वो भी। तो उस समय सोच के देखिए कि बिना कुछ खाए 2 दिन सिर्फ फल खाए, उसके ऊपर वो बंदा वापस शिकार कर रहा था, दूसरा शिकार लेके आ रहा था। क्यों हो रहा था वो? क्योंकि उसका बॉडी था बेटा ऑक्सीडेशन में, मतलब अपने खुद का बॉडी का फैट ब्रेक करके एनर्जी बनाना, जो हम सिखाते हैं हमारे क्लिनिक में। तो उस तरह का परफॉर्मेंस था। और आप आज देखिए, एक वक्त का अगर खाना स्किप हो गया, मतलब सवेरे नाश्ता किया है, दोपहर में अगर खाना स्किप हो गया किस कारण, किसी भी कारणवश आप खा नहीं पा रहे, सोचिए देखिए 5-6 बजे तक कैसा होता है वो आदमी। तो चिड़चिड़ा बन जाता है, उसका सर दर्द करता है, उसको कुछ काम करने का होता नहीं है, मतलब इतना मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है एक मील स्किप होने के बाद। उस समय 2-2 दिन 3-3 दिन बिना खाए शिकार होती थी, तो अच्छा था उस समय, है ना। तो आपको समझना क्या है कि ये जो है ना, ये आने के बाद ना कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको एक किताब से बताता हूँ कुछ सेंटेंस। ये किताब है सेपियंस। ये जो ऑथर है युवल हरारी, ये साइंटिस्ट है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, प्रोफेसर है, एचओडी है। और ये युवल हरारी, ये इनका जो सब्जेक्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, मतलब हमारे इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है ना, फ्रॉड, उसके बारे में लिखा है। तो क्या फ्रॉड है? उसमें लिखा है कि जब ये नहीं कि खाना चालू हो गया, ग्रेन्स वगैरह खाना चालू हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बारे में एक 2-3 पंक्तियां है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। सो व्हाट इट ऑफर इन रिटर्न, मतलब ये खाना जब चालू हो गया तो इसके बदले में क्या मिला, ऐसे बोल रहे वो। व्हाट डिड इट ऑफर इन रिटर्न? इट डिड नॉट ऑफर अ बेटर डाइट। ये जब खाना चालू हो गया तो एक अच्छा डाइट शुरू नहीं हुआ, मतलब अच्छा डाइट मिला ही नहीं। वो बोल रहे हैं, याद रखिए, मतलब रिमेंबर, ह्यूमंस आर ओमनिवोरस एप्स। इंसान ये मांस मच्छी और प्लांट्स, मतलब वो खा सकता है। अभी आपको समझना है, मांस मच्छी खाने के लिए हमारा बॉडी बना है और प्लांट्स खाने के लिए बना है। वो प्लांट्स कौन से? सब्जियां जो ना, ये प्लांट्स है ना, ये भी कौन से? वाइल्ड, इंसान ने लगाए हुए नहीं, मतलब ये बाय नेचर वाले चाहिए। अब ये जो है ना ग्रेन्स, स्प्राउट्स, है ना, ये सब फ्रूट्स जो आज के फ्रूट्स है, वो ना फ्लेश में आते हैं, वो ना प्लांट्स में आते हैं। ये कुछ नया चालू हो गया है। और इसमें ये चैप्टर में बताया क्या गया है कि ये जब खाना चालू किया ना, तो उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं था, ऐसे ही चालू किया। पता है आपको? तो उन्होंने कहा है, रिमेंबर ह्यूमंस आर ओमनिवोरस एप्स हु थ्राइव ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, जो बहुत अलग अलग तरीके के फूड पे जी सकते हैं, थ्राइव करते हैं। ग्रेन्स मेड अप ऑफ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइट। ग्रेन्स मतलब ये, मैं बहुत बात कर रहा हूँ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, राइस और मेज, ये जो ग्रेन्स है, ये हमारे खाने का बहुत छोटा हिस्सा पहले से रहा था, बहुत छोटा। और वो कहते हैं, a diet based on cereals is poor in minerals and vitamins। डाइट जो सीरियल्स पे होता है, मतलब कडधान्य, दाल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स, जो राजमा ये है, मूंग मटकी जो भी है दाल्स है, ये सब सीरियल्स जो है, लेग्यूम्स, सीरियल्स, है ना, ग्रेन्स, ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं।
तो वो कहते हैं ये सभी है ना, ये मिनरल्स में, मतलब मिनरल्स में भी पुअर है और विटामिन में भी पुअर है, मतलब बहुत खराब है, हार्ड टू डाइजेस्ट, ये पचाने के लिए बहुत दिक्कत करती है, हमारा बॉडी ये पचाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। एंड रियली बैड फॉर योर टीथ एंड गम्स, मतलब ये जो चबाते हैं ना ग्रेन्स है ना और स्प्राउट्स वगैरह, तो हमारे ये दांत और उसके ऊपर जो गम्स होते हैं ना, ये दोनों के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अब ये किताब है ना 500 पन्ने की है, सोच के देखिए, अगर ये किताब का नाम मालूम भी होगा तो कितने लोग पढ़ने वाले हैं। इस दुनिया का सर्वे कहता है कि लोग पढ़ाई के बाद, है ना, पूरी दुनिया में सर्वे किया गया था, लोग एक बार पढ़ाई पूरी होने के बाद पूरे जिंदगी में सिर्फ आधी किताब पढ़ते हैं, पूरी भी नहीं, आधी। वो भी कौन सी होती है? बाकी के नॉवेल या जो भी है वो, मतलब ये 500 पन्ने की किताब देखने के बाद कोई शुरू भी नहीं करेगा, उसमें कोई स्टोरी नहीं है ना, तो मजा तो आने वाला नहीं है, तो ये कोई पढ़ेगा नहीं, अभी कोई पढ़ता नहीं है, हमारे फील्ड के लोग भी पढ़ते नहीं है ना। तो आप सोचिए देखिए इसके बारे में जानेंगे कैसे आप, इसलिए ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये कॉमन नहीं है, इसके अपोजिट सब कॉमन है, यहाँ वहां से सुना है आपको। जो जो व्यक्ति बोलता है ना कि स्प्राउट्स खाना, उसमें प्रोटीन है, अच्छा है, तो उसको उसको बिठाना है, उसको बोलना है पहले थैंक यू आपने जानकारी दी, अब उसको पूछना है कि वो स्प्राउट्स खाते उसमें क्या है, अगर 100 ग्राम स्प्राउट्स खाते तो क्या है उसमें, उसको आंसर नहीं आएगा। 100 ग्राम स्प्राउट्स में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन आता है, वो भी सेकंड क्लास, जिसका इस्तेमाल है ना रिपेयर नहीं होता है। दूसरा उसमें 60 ग्राम से ना कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें ऑक्सलेट्स, फाइटेट्स, बहुत सारे अलग अलग पदार्थ है जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब करते हैं, हमारा गट खराब करते हैं, जिसका उसके कारण हमारा ऑटोइम्यून डिजीज का शुरुआत होती है। तो आपको क्या करना है, लोगों का सुनने से पहले उनको सवाल करने हैं, उसको पूछना है स्प्राउट्स में सर क्या है जो पेट में जाने के बाद अच्छा है या बुरा है, ठीक है। दूसरा समझना क्या है फिर अभी यहाँ पे कि हम इसके लिए बने हैं, हमारा इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, हमारा इंटेस्टाइन, इसका लेंथ कितने में 31 फीट, 31 फीट का हमारा इंटेस्टाइन है। आपको पता है कि जो लोग है ना फ्लैश खाते हैं ना, फ्लैश जानवर खाने वाले, उसको बोलते हैं कार्निवर्स, तो हम लोग है ना उनके ही अतड़िया इतने बड़े होते हैं। जो एनिमल हर्बीवर्स होते हैं ना, हर्बीवर्स जो घास फूस खाते हैं, उनके अतड़ियों की लेंथ छोटी होती है। 31 फीट दिया है भगवान ने, उसका कारण क्या है? अब ये बॉडी और ये 31 फीट का जो इंटेस्टाइन है, ये किसने तय किया है? भगवान ने। ये खाना किसने तय किया? भगवान ने। चेंज किसने किया? हमने। सदा कौन भुगत रहा है? हम लोग। हमने किया है वो चेंज। क्यों किया है आप सोचिए। मुझे पता नहीं है कि ये जो है ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, हम ये है रिलीजन वगैरह, मुझे पता नहीं है क्यों चालू हो गया। आपको मुझे पता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने का वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सोच के देखिए ना, क्या है ये 2,40,000 साल फ्लैश खाया है हंटर्स गैदर एज में, और इतना बढ़िया जिंदगी जिया है ना, जबरदस्त स्ट्रेंथ। उस समय आप देखो कि पहले के महल, पहले के जो सब कुछ थे, उनके उनके जो ना एंट्रेंस थे ना, वो 12-12, 14 फीट के थे। क्यों थे? मतलब अगर इंसान 6 फीट का था तो 14 फीट का एंट्रेंस बना के मूर्ख नहीं थे लोग। उस समय लोग उस हाइट के थे, 10 से 12 फीट, है ना। सोच के देखिए, वो 10 से 12 फीट का इंसान जिसका वेट इतना होगा, है ना, वो घास फूस के परफॉर्म कर सकता है क्या? बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं जानता हूँ, है ना, ये आएंगे। सोचिए इसके बारे में। ये किताब है ना, आप खरीद लीजिए, सेपियंस नाम है, उसका ऑथर का नाम है युवल हरारी। युवल हरारी के वीडियोस भी है यूट्यूब पे, वो वीडियोस सुनिए क्या बता रहे वो, है ना, हिस्ट्री के बारे में सुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब हम जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अब हम सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या कर सकते हैं, जिससे क्या फायदा होगा आपको। आपको समझेगा कि अगर ये अर्थराइटिस होता है या आपकी फैमिली में किसी को है या आपको है, तो क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है जो थॉट प्रोसेस है। अभी देखो, मैं डॉक्टर लोगों को बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, वो इतना सारा जानते हैं। लेकिन आपको समझना है कि अगर डॉक्टर को आप पूछोगे ना कि मेरा अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में दर्द है,
मुझे पूरी तरह ठीक करना है, आप उसको उसके आंखों में आंखें डाल के बोलना है, पूछना है कि ये पूरी तरह ठीक होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है ना? तो आपको समझना क्या है कि वो फिर भी आपको पता है कि अगर नहीं होता है तो वो जो दे रहे हैं वो क्या चीज है जो ठीक नहीं करने वाली चीज है। तो ये किताबों में और कितने सारे चीजों में लिखा गया है वहां पे कि बाबा ये जो मेडिकेशन वहां पे दिए जाते हैं उस समय पेन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, वो सभी चीजें हैं। तो वो सभी चीजें उसको सिम्टम्स को दबाते हैं और उसका जो रूट कॉज है वो रूट कॉज को बढ़ाता है। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूट कॉज क्या था? मसल टाइटनेस, मसल और कनेक्टिव टिश्यू का टाइटनेस, कंप्रेशन बढ़ाता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रूट कॉज क्या था? गट प्रॉब्लम, डैमेज गट। तो इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता है, इसके ऊपर कोई काम भी नहीं करता है। कितने लोग हैं ऐसे, मुझे मुझे बताइए कि अगर नी पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक्सरे निकाला, एक्सरे में दिखता है कि दोनों घुटने का जो डिस्टेंस है ना घुटनों का, उसमें जो उसमें जो ना कार्टिलेज वो डैमेज हो गया है, घिस गया है वो। तो उसकी वजह से आपको डॉक्टर ने बताया कि क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच करना है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करना है। किसने बताया है? नहीं है। उनका पढ़ाई मेडिसिन का है, ये नहीं है। और वो जो वहां पे जो मेडिसिन दिए जाते हैं ना, वो उसका सिम्टम दबा के रूट कॉज बढ़ाते हैं। अभी देखिए सवाल ये अच्छे के बुरे उसका नहीं है, सवाल क्या है कि आप जागरूक बन सकते क्या? एक ऐसे आप 21st सेंचुरी के एक ऐसे सिटीजन या सोसाइटी के ऐसे मेंबर बन सकते हो क्या कि जिसको जानकारी है, जो ये कर रहा है वो कर रहा है करके नहीं कर रहा है, वो जो भी कर रहा है उसके पीछे वो साइंटिफिकली जानता है कि क्या कर रहा है, कितना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। वो जो 3 चीजें है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है। फर्स्ट है हमारा मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू का टाइटनेस है ना, टाइटनेस उसको कम करना है। ठीक है, अब ये टाइटनेस कम कैसे होता है? अभी टाइटनेस बढ़ता है मतलब क्या बढ़ता है? हमारे मसल्स में ना एक होता है कोलेजन। जैसे चारपाई होती है ना, उसको हम रस्सी से बांधते हैं, उसको बनाते हैं खटिया सोने के लिए। अब देखो उस खटिया पे जब सोते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसका जो रोप होता है वो लूज हो जाता है, लूज। तो सोच के देखिए वो जो खटिया है अगर वो रोप लूज हो गए होगी तो उस पे सो नहीं पाते। वैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, मसल है ना हमारा टाइट होता है ना, जैसे मसल ये होता है टाइट होता है ये, इसका इसके अंदर भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कोलेजन होता है। वो रस्सियां जो है ना उसको बोलते हैं कोलेजन। तो ये कोलेजन है ना, जब भी हम लोग है ना कोई एक्टिविटी करते हैं मसल बिल्डिंग का या स्ट्रेंथनिंग का, तो कोलेजन बढ़ता है हमारे बॉडी में। और कोलेजन का अपोजिट क्या है? इलास्टिन। वो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, टाइटनेस कम करता है। तो जब भी आप कोई भी चीज करोगे ना तो उसके साथ है ना कोई तो प्रॉब्लम होगा ना, होता है ना साइड इफेक्ट्स। तो इसको साइड इफेक्ट नहीं बोलते एक्चुअली, इसको हमको ना समझना है कि बाबा हम एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी टाइट होती है। आप देखोगे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना सिर्फ जिम करते हैं, किसे होते हैं? कड़क आदमी है ना, ऐसे रहते हैं वो, घूमने के बाद भी ऐसे ही घूमते हैं। वो उनका मूवमेंट आसान नहीं होता है। और आप देखो कि योगा करने वाले फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसे देखते हैं, अजीब अजीब दिखते हैं, मतलब बहुत दिखते हैं फ्लेक्सिबल है। और आप देखोगे जो जिमर्स होते हैं ना वो बहुत टाइट होते हैं, कड़क, वो खड़े भी अजीब से रहते हैं, है ना। तो समझना क्या है कि जब जिमिंग करते हैं, वेट्स उठाते हैं ना, तो बॉडी में कोलेजन बढ़ता है। और जब योगा करते हैं और बाकी सब चीजें करते हैं तो इलास्टिन बढ़ता है। तो अब इसका मतलब योगा अच्छा है क्या वेट ट्रेनिंग से, जिमर से? नहीं, क्योंकि ये दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं या एक्टिविटी नहीं भी करते, हमारा बॉडी सोते सोते बैठे बैठे भी हमारा बॉडी में टाइटनेस बढ़ता है। जैसे आजकल इस लॉकडाउन की वजह से लोग घर से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का कमर का पेन, उनका हिप्स का पेन बहुत बढ़ गया लोगों का, टाइटनेस, मूवमेंट ही नहीं ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको स्ट्रेचेस करने के लिए सीखना है। स्ट्रेचेस उसमें 2 तरह के होते हैं, होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। तो ये स्ट्रेचिंग करने से ना ये इंप्रूव होता है, टाइटनेस है ना वो निकल जाता है। स्टैटिक स्ट्रेच,
जैसे कोई भी हम एक्सरसाइज करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा मूवमेंट करते हैं ना, थोड़ा बॉडी हिलाते हैं ऐसे वैसे, हाथ को हिलाते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। वो होता है डायनामिक स्ट्रेच, ताकि बॉडी गर्म हो जाए, जॉइंट्स गर्म हो जाए, मसल गर्म हो जाए, और वो एक्सरसाइज के लिए जो टेंशन है वो ले सके। और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या होता है, बॉडी में टाइटनेस बढ़ता है। तो वो टाइटनेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेच करते हैं। मतलब कोई भी जॉइंट को स्ट्रेच करना है, और वो स्ट्रेच करने के बाद उसको 20 सेकंड के लिए ज्यादा, 20 सेकंड से ज्यादा होल्ड करना है। उससे क्या होता है, ये टाइटनेस कम हो जाता है। अगर आपको ये पता नहीं कैसे करना है, आप चाहते हैं कि सीखना है, तो आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया है ना, उससे बात करना है कि कैसे आप मेरे ऑनलाइन वर्कआउट्स ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको उस वर्कआउट का एक्सेस मिलता है। ठीक है। तो मतलब मेरा कहना क्या है कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैं दे भी रहा हूँ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये मिल रहा है। सेकंड क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको बढ़ाना है। तो मिनरल्स और विटामिन, इसके लिए क्या करना है, कम से कम 6 to 8 बाउल्स वेजिटेबल्स खाने हैं दिन भर में। ये कच्चे नहीं है, पके हुए हैं। 6 से 8 बाउल वेजिटेबल खाने हैं। उससे क्या होता है, पेट भी साफ रहेगा, तो लीकी गट है ना, उसको भी हेल्प होगा। हमारे पेट में जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रोब्स वो करोड़ों में होते, करोड़ों में, बिलियंस में होते हैं माइक्रोब्स। तो वो माइक्रोब्स का खाना क्या है, हम जो सब्जियां खाते हैं ना, वो उसका उनका खाना है, उनका हेल्थ अच्छा रखने के लिए। और हमारे सब्जियों में जब फाइबर होता है, वो क्या करता है, हमारा पेट अच्छा लगता है। तो ये क्या करेगा, मिनरल्स विटामिन भी देगा, और हमारा जो गट है ना, उसका हेल्थ अच्छा रखेगा। ठीक है। कौन सी सब्जियां खानी है, अगेन आपको जिसने इंट्रोड्यूस किया है वो उसकी हेल्प लीजिए। सब कुछ यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा डिटेल में। उसको भी समझना है कि वो लिस्ट में क्यों वो सब्जियां लिखी है, कुछ सब्जियां क्यों नहीं लिखी है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, नो ऑयल्स अदर देन घी, बटर, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ये 4 ही ऑयल है ना, इस्तेमाल करते हैं खाने में, सब्जियां पकाने में, जो भी करना है सब्जियों खाने में। ये बाकी सभी ऑयल्स बंद करना है। बाकी कोई भी ऑयल अच्छे नहीं है। बाकी सभी ऑयल्स को बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी। ये जो ऑयल्स है ना, ये ऑयल्स इसको बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। सो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन शुरू करते हैं बॉडी में। अब जो बॉडी में इतने सालों से इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना है। ओमेगा 3 के टैबलेट्स खाना है। ओमेगा 3 जो फिश है ना, उससे बनता है। अभी आप उसमें मत फंसिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वो फिश से बना है ना, तो कैसे खाऊं मैं। मतलब आपको अगर गाय के बॉडी में से दूध आता है, वो चलता है, तो ये भी उस मच्छी के बॉडी से आया है। हम लोग मांस नहीं खा रहे, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया है। लेकिन अगर आपका सोच है कि किसी चीज, मतलब किसी जानवर को या किसी पशु को मारकर खाना नहीं है, ये आपका अगर उसूल है या वो भी रिलीजन है, तो सोच के देखिए। आप जो प्लांट्स खाते हैं ना, सब्जियां, तो उसमें क्या जान नहीं होती क्या? उनका खून होता है ना, ब्लड, उनके खून को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो आप देखिए, जब सब्जियां निकालते तो वो मुरझा जाते हैं, डेड। तो वो भी हम लोग लाइफ को डेड करके खाते हैं। सोच के देखिए। हम यहाँ बोलते हैं कि बाबा अगर ये खाने से कम हो जाएंगे, या इस पृथ्वी से ना क्या खत्म हो जाएंगे वो पशु पक्षी। सोच के देखिए कि सब्जियां क्या करते हैं, हम लगाते हैं खाने के लिए, वैसे ये भी उसको बनाते हैं खाने के लिए। और रही बात कि आपके रीजन में आप सोचते हैं कि बाबा ये खाने से फिर इट इज रिलेटेड विद भगवान एंड ऑल दोस थिंग्स। सोचिए, आप हम लोग भगवान को प्रे करते हैं तो क्या मांगते हैं हम लोग? ब्लेसिंग्स मांगते हैं ना, है ना। सोच के देखिए, अगर नॉनवेज खाने से या अंडा खाने से, जो कि वेजिटेरियन ही है, मैं तो उसको वेजिटेरियन मानता हूँ, दूध जैसे ही बॉडी के अंदर से आता है,
तो सोच के देखिए अगर नॉनवेज खाने से भगवान की कृपा नहीं मिलती है, तो सोच के देखिए कि जो लोग बिल्कुल नहीं खाते बचपन से, मतलब उनकी फैमिली में भी नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको तो बहुत ब्लेसिंग होनी चाहिए। अगर उनको उनके ऊपर भगवान की बहुत ब्लेसिंग है, तो उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उनके घर में खुशियाँ बहुत अच्छी चाहिए, उनके घर में बहुत अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ चाहिए क्योंकि ब्लेसिंग है भगवान की। जब देखा गया तो वैसा तो कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा डीप सोचना है कि वह हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं ना, उसका और भगवान की कृपा उसका कुछ संबंध नहीं है ना? मोस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे आप देखोगे कि पीपल आर सक्सेसफुल, अच्छा लाइफ जी रहे, बहुत दान धर्म कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग भी नॉनवेज ही खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज क्या करते हैं, उनका मेजर फूड होता है नॉनवेज, है ना? तो अब आपको देखना है कि क्या है, मतलब ये आपको थोड़ा फिगर आउट करना है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे कनेक्ट होना है, आपको जिस किसी ने इंट्रोड्यूस किया है उसकी हेल्प लेनी है, ताकि अगर ये जब तक बैरियर आप ब्रेक नहीं करते ना, तब तक आप ना वो सोल्यूशन है ना पूरा पूरा उसका फायदा नहीं ले सकते। और आपको समझना क्या है कि ये सब करते समय ना आपको पिक एंड चूज नहीं करना है कि सर आप बताइए उसमें से मैं यही करूंगा, ये नहीं करूंगा। फिर आप ही बन जाओ ना न्यूट्रिशनिस्ट, आप ही आपका डिजाइन करो। सोच के देखिए, अगर आपको चॉइस है, इसका मतलब आप चॉइस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो फिर ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेना है तो पूरा लीजिए, तो छोड़ दीजिए। पहले बात काम कीजिए इस पे। सब कुछ मैटर करेगा थॉट प्रोसेस पे, सोच क्या है ना? और रही बात की बाबा मतलब मैंने कभी अंडा अंडा खाया ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, बात वो नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि अंडा खाओ या मत खाओ, दोनों भी नहीं है। आप सोच के देखिए सही क्या है आपके लिए, और अगर सही है, उससे जो भगवान ने ये शरीर दिया है, अगर उसकी इसकी अगर हम वैल्यू करते हैं, इसको अच्छा रखते हैं, तो आप जो भी खा रहे हैं भगवान आपको ब्लेसिंग देगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बिना अंडा खाए या कुछ ये डाइट बीट किए, कुछ नहीं बिना किए अगर आप शरीर अच्छा रख सकते हैं, अरे बहुत बढ़िया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कर सकते तो मुझे भी बताइए, मुझे भी सीखना है कि ऐसा हो सकता है क्या, है ना? ठीक है, तो ये हो गया है, इतना सारा चेंज करना है हमारे ऑस्टियो अर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियो मतलब घुटने का पेन। दो और चीजें ऐड करनी है, एक एक्सरसाइज। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब प्रिवेंशन के बारे में बात की है, प्रिवेंशन, है ना? तो अभी हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन में, और एक बात करेंगे कि एक्सरसाइज में क्या करना है। अभी देखिए पूरी दुनिया में ना, मतलब हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे बिल्डर्स है जो वर्कआउट करते हैं, ट्रेनर्स लोग, लेकिन वो लोग ना लेग्स का एक्सरसाइज करने के लिए ना वो दूर भागते हैं क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। और रही बात अगर सामान्य मतलब नॉर्मल लोगों की, तो वो तो इससे बहुत दूर है ना? तो जब भी हम हमारे ना लेग्स का एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारा लेग का मसल है, उसको ना जो आगे से दिखता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, जो पीछे से उसके पीछे जो है उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। तो जब हम ना स्क्वाट मारते हैं ना, मतलब मराठी में बोलते हैं बैठका या इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वाट्स, है ना, नीचे बैठ के उठना है ऐसे। तो वो जो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उस एक्सरसाइज से वो थाई मसल जितना ज्यादा आप उसको ट्रेन करोगे ना, उतना अच्छा सिन्यूवल फ्लूइड है ना, हमारे जो नी जॉइंट में कैप्सूल होता है, उसके अंदर लुब्रिकेंट होता है, तेल होता है, तेल घुटने में, वो तेल बनाने की क्षमता ना हमारे बॉडी की बढ़ती रहती है। या वो जो क्षमता है बनाती है ना, जो ड्राई हो जाता है ना बाद में बुढ़ापे में, 40-45 प्लस में वो ड्राई होता है, जिसकी वजह से घर्षण ज्यादा होता है ना? तो वो टाइटनेस की वजह से घर्षण होता है, लेकिन घर्षण होते ना अंदर अगर ऑयल है तो कम नुकसान होगा ना। तो वो ऑयल बनाने की प्रक्रिया है ना, उस स्क्वाटिंग मूवमेंट से ना वो जीवित रहती है। ठीक है, मैं 180 किलो से स्क्वाट करता हूँ, मतलब मेरा एज अभी 43 है, मैं 180 किलो से स्क्वाट करता हूँ। मैं ये कर पा रहा हूँ क्योंकि वो जो जॉइंट का जो सिन्यूवल फ्लूइड का प्रोडक्शन है ना वो अच्छा है। ये तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है ऐसे मौके पे भी। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करना है स्क्वाट्स। और अभी स्क्वाट्स करेंगे तो मसल टाइट होगा ना, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग भी करना है। स्ट्रेचिंग करना पता नहीं है कैसे करना है, जिस किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया है ना उसको कांटेक्ट कीजिए। अगर उसको पता नहीं है तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा या किसी को तो कांटेक्ट करेगा, है ना? इस स्क्रीन पे सब कुछ नहीं दिखा दिखा सकते, समझना आपको, इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हमने
ठीक है। सेकंड क्या करना है, आपके खाने से, है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, ग्रेन्स, स्प्राउट्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, दाल्स, ये सब है ना जो ग्लाइकेशन करे ना, इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे। 3 कारण देखे हमने, एक मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू का टाइटनेस, सेकंड इन्फ्लेमेशन, थर्ड हमने देखा न्यूट्रिशन इनसफिशिएंसी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीविटामिन भी खाना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाना है सप्लीमेंट के तौर पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कितने भी खाओ, ये 6-8 बॉल खाओ, सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता, मतलब कुछ विटामिन मिलते हैं, कुछ विटामिन है ही नहीं, ये खाना है ओमेगा 3। तो न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी निकल जाएगी, और इन्फ्लेमेशन जो इससे हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, तेल से हो रहा है, वो भी बंद करेंगे। ये हो गया प्रिवेंशन। एक्सरसाइज करेंगे तो सिनेबल फ्लूइड बनना चालू रहेगा, इससे जॉइंट अच्छा रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, स्ट्रेंथ, है ना। और क्या है यहाँ पे, स्ट्रेचेस करना है याद से। देखिए ये स्ट्रेचेस मैंने पहले क्यों लिखा, मालूम क्या, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। और स्ट्रेचेस क्यों मैंने बोला, अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे फिर भी आपके जो लेग्स है ना वो टाइट है। मुझे अच्छे अच्छे लोग जो बोले ना मेरा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, मैं योगा करता हूँ इतने सालों से, मैंने उनको घर पे बुलाया और उनका मैंने ना फ्लेक्सिबिलिटी चेक किया है कुछ स्ट्रेच देके, और तब उनको समझ में आ गया कि इतना बॉडी टाइट है। सो अगर आप ऐसे इंप्रेशन में है कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, मत रहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी वो रखना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, शायद आपने नहीं दिए होंगे वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं अभी ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए क्या करना है, सेकंड टाइप। नहीं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बाद में हमने प्रिवेंशन के बारे में बात की ना, अभी हम जिसको हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस उसने क्या करना है। सो अभी क्या करेंगे, हम रिवर्सल के लिए बात करेंगे। अभी आपको समझना है कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो किस ग्रेड का है, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 क्या है। अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, मतलब बहुत डैमेज है कार्टिलेज, तो शायद समय नहीं है ये सब हील करने के लिए, तो शायद आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपको समय कम है, मतलब रिपेयर कर सकते हैं लेकिन समय चाहिए ना वैसे। तो इस समय पे डूज एंड डोंट्स है ना, ये समझना है, डूज और डोंट्स। डूज मतलब क्या, ये करना है, डोंट्स मतलब क्या, ये नहीं करना है। पहले समझना है कि क्या नहीं करना है। तो जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, ये हो गया है, इसको रिवर्सल करना है, ये कनेक्शन है। और डोंट्स मतलब क्या नहीं करना है। सबसे पहला वॉकिंग, जॉगिंग नहीं करना है, वॉकिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर, ब्रिस्क वॉक, सब कुछ नहीं करना है, डैमेज बढ़ेगा। सेकंड क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिटिंग डाउन, इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना है, कमोड इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, नहीं करना है सेडेंटरी लाइफ। अभी देखिए ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ कि वॉकिंग जॉगिंग नहीं करना है और मैं ये बोल रहा हूँ कि बैठे नहीं रहना है, तो क्या करना है, आपको बिना अपने पैरों पे खड़े रहे भी बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं लेटे हुए, पीठ के बल या पेट के बल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा कोच या ट्रेनर ढूंढना है। ठीक है, उसको उसका नॉलेज थोड़ा देखिए, आपको पता चलेगा उसको नॉलेज है, ढूंढना है। और फिर पेट के बल और पीठ के बल रहते हुए कैसे एक्सरसाइज करने हैं ताकि हमारे थाइस को एक्सरसाइज हो। मैं यहाँ पे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको ऑलरेडी है, तो उनसे कुछ एक्सरसाइज करवा के लेता हूँ जिससे वो थाइस मसल्स है ना उसको हम लोग ना ट्रिगर करते हैं सिनोवियल फ्लूइड बनाने के लिए। ठीक है, ये करना है। दूसरा क्या करना है, एक एक सप्लीमेंट है ग्लूकोसामाइन,
HCl, ये HCl फॉर्म में आता है ग्लूकोसामाइन। इस सप्लीमेंट को खाना है, वो क्या करता है, आपका जो नी का कार्टिलेज है ना, उसको रीजनरेट करने के लिए हेल्प करता है, और उसके वहां पे जो पेन है वो कम करता है। वो पेन कम होता है तो क्या होता है, आप थोड़ा मूवमेंट कर पाते हो, एक्सरसाइज वगैरह, और उसके साथ वो क्या करता है, वहां पे सिनेबल फ्लूइड बनाने के लिए बॉडी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सेकंड क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, कैसे लेना है, असिस्टेड। असिस्टेड स्ट्रेचेस मतलब क्या है, वो पेन इतना होता है कि आप खुद नहीं कर पाओगे, आपका बॉडी का खुद का कंट्रोल इतना निकल जाता है, पेन 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 सब होता है। तो क्या होता है उस समय आपको ना एक अच्छा ट्रेनर ढूंढना है, या जो जिसको जानकारी है उसकी हेल्प लेके स्ट्रेचेस करना है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आप कर पाओगे लगभग 2 या 3 महीने के लिए ये करना है। इससे फायदा क्या होगा, वो टाइटनेस निकल जाता है तो कंप्रेशन कम हो जाता है, कंप्रेशन कम होता है, और बाद में ये भी चीजें ध्यान देते हो, डाइट में भी चेंज करते हो, तो बॉडी में सिनेबल फ्लूइड, टाइटनेस, कंप्रेशन कम होता है, सब कुछ अच्छा होता है, और ये रिवर्स होता है। ठीक है, तीसरा क्या करना है कि आपके डाइट को डिजाइन करके लेना है। सो क्या बोलते हैं कि आपका बॉडी फैट, बॉडी का फैट है ना, बॉडी फैट, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो, ऐसा डाइट डिजाइन कर लेना है। आपको ढूंढना है, आपको डाइटिशियन के पास जाके पूछना है कि भाई मुझे ऐसा डाइट डिजाइन करके दो जिसमें मेरा बॉडी का फैट है ना, मेरा बॉडी ब्रेक करके इस्तेमाल करे एनर्जी के लिए। सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए आपका बॉडी फैट कम होता है वैसे नहीं चाहिए, आपको उसको बताना है स्पेसिफिकली कि ऐसा डाइट डिजाइन करो जिससे मेरा बॉडी का फैट ब्रेक हो जाए और उसमें से मेरे बॉडी मुझे एनर्जी मिले। उससे फायदा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। आपको पता है सबसे बढ़िया फायदा जब आपका बॉडी इस स्टेज में जाता है तो बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन है ना सब जगह पे, वो सब निकालना चालू होता है। तो आपने देखा कि ये पूरे प्रॉब्लम में इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसको कम करने के लिए हम लोग ओमेगा 3 या और कुछ ले सकते हैं, लेकिन ये उससे बड़ा फायदा करेगा। ठीक है, सो मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, ये तीन चीजें कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी हो गया है तो, और आपको अगर नहीं हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हो, तो उसके पहले मैंने जो लिखा था बोर्ड पे वो फॉलो कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, उसको क्या करना है उसके लिए। फर्स्ट क्या करना है, डाइटरी पोटेशियम बढ़ाना है। डाइटरी पोटेशियम है ना वो बढ़ाना है। पोटेशियम एक मिनरल है जो यहाँ का कोर्टिसोल लेवल के साथ वो काम करता है। कितना, जैसे नॉर्मल पोटेशियम कितना लगता है हमारे बॉडी में, 47 लगता है नॉर्मल कितना लगता है डेली बेसिस पे, 4700 मिलीग्राम पर डे पोटेशियम लगता है। अभी अगर ये हो गया है तो कितना लेना है, 6000 मिलीग्राम पर डे। इससे क्या होता है, वो जो सिम्टम्स है ना इमीडिएटली कम होना चालू होते हैं। अभी कैसे लेना है, पोटेशियम सिट्रेट का सप्लीमेंट मिलता है, टैबलेट मिलता है अमेज़न पे, सिट्रेट, उसको लेना है। उसके साथ क्या करना है, लगभग 7 to 8 बाउल्स वेजिटेबल्स खाने हैं हरे रंग के पर डे, वेजीज, उसमें पोटेशियम होता है। तो सिर्फ सप्लीमेंट फॉर्म से बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे सेकंड बार्ले मिलता है, बार्ले का पानी बनाना है, बार्ले वाटर बनाना है, और 15 डेज के लिए सिर्फ यही पानी पीना है। 15 डेज ड्रिंक ओनली बार्ले वाटर, नो अदर वाटर। जो अभी जॉइंट में है नहीं, आप देखो जॉइंट्स में बहुत सारा
एसिड सिक्रेशन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसको निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए बार्ले होता है ना, ये होता है अल्कलाइन। ये मेडिकल में मिलता है बार्ले, बार्ले मिलता है आपको मेडिकल में, जो आपको पता चलेगा। और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि उसका पानी कैसे बनाना है, उबाल के कैसे लेना है। वो पानी 15 दिन के लिए ना, ये यही पानी पीना है सिर्फ। ये तीसरा, ओमेगा 3 खाना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स। चौथा, ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स, उसको एक कम करो, और स्प्राउट्स, दाल्स, सीरियल्स, इसको बंद करो। देखो ये ग्रेन्स है ना, हम लोग खुद नहीं खाते, खाते भी है तो ऐसा ग्रेन खाते हैं कि जिसका सबसे लीस्ट डैमेज है, लेकिन वो अगर मैं बताऊंगा तो ऐसा सॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्लोजली थोड़ा सा मुझसे बात करनी पड़ेगी। ग्रेन बोले तो क्या, आप रोटी या चावल कुछ तो खाओगे जिंदगी भर, वो आदत हो गई है। अब इसको कैसे निकालना लाइफ से और क्या इंट्रोड्यूस करना है ना, उसके लिए गाइडेंस लगता है। लेकिन यही चीज है कि जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, और आपका अगर पेट अच्छा नहीं है ना, तो और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो अभी ये हो गया, मैंने सिर्फ इन्फ्लेमेशन जो इसके लिए खाना है, उसके साथ आपको क्या करना है। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है, मैं जितना उसको छोटा रखूं थोड़ा आसान आसान करना है मुझे, लेकिन कुछ चीजें हैं कि मुझे लग रहा है कि वो तो चाहिए। फिफ्थ, ग्लूटामाइन नाम का एक सप्लीमेंट आता है, ग्लूटामाइन सप्लीमेंट है। ये 20 मिलीग्राम पर डे डोज लेना है, पर डे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। अब ये ग्लूटामाइन है ना, ये लोग नॉर्मली जो जिमिंग करने वाले लोग हैं ना, वो लेते हैं। क्या होता है, बहुत बार जिमिंग करते हुए लोगों को ना इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आता है, मतलब इतना एक्सरसाइज करते हैं कि उनका बॉडी का इम्यूनिटी खराब हो जाता है, और बॉडी ना बार बार बीमार होता है। तो उस समय ये ग्लूटामाइन लेते हैं। ये ग्लूटामाइन से उतना ही फायदा नहीं है, वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ना, और दूसरा क्या करता है, वो आपका गट हेल्थ को अच्छा करता है, गट हेल्थ। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, गट हेल्थ। और दूसरा, सिंथेटिक हम जो भी खाते हैं, सिंथेटिक जैसे गट हेल्थ खराब क्यों होती है, मान के लिए बहुत साल सो आपको ध्यान क्या रखना है कि मेडिसिन्स, है ना, मतलब बहुत सालों से, या ऐसा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था, या बार बार बीमारी की वजह से बहुत सालों से आप लोग एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन्स, है ना, सिंथेटिक है, केमिकल से, तो ये खाने से भी हमारा गट खराब होता है। बाहर का खाना, उससे पेट खराब होता है, बाहर का खाना, है ना। और सिंथेटिक और क्या होता है, जैसे सॉस खाया, फिर केचप खाया, मेयोनीज खाया, मैगी मसाला खाया, फिर ये सब जो चीजें ना, अलग अलग फ्लेवर्ड मसाले मिलते हैं, तो उसमें सिंथेटिक चीजें बहुत सारी होती है जो हमारा पेट खराब करती है, मतलब हमारा गट की हेल्थ खराब होती है। फिर जैसे कुछ लोगों को डाइट में बहुत स्प्राउट्स खाते हैं, इतना स्प्राउट्स खाते हैं, मतलब वो शॉर्टकट भी है, आसानी से मिलता है। देखो सब्जियां लाए ना, उसको चुनना पड़ता है, और सब्जियां महंगी है, चुनना, पकाना बहुत समय लगता है। सबसे आसान क्या है, स्प्राउट्स, रात भर भिगो के रखे, सवेरे बना दिए, टेस्टी भी लगते हैं। लेकिन वो स्प्राउट्स में जो जो बाकी डैमेजिंग चीजें ना, जैसे ऑक्सलेट्स, फाइटेट्स और बहुत सारी चीजें, तो वो हमारा गट खराब कर रहे हैं। तो उसको मैंने तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो अब उसको बंद करना है ना। और रही बात कि अगर ऑलरेडी हो गया रोमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बार्ले वाटर का सेवन कीजिए, जो मैंने बताया है ना, बार्ले वाटर, पोटेशियम इंटेक बढ़ाइए। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाइए, और ये सप्लीमेंटेशन लेना है तो वो ऐड कर दीजिए। और ये सब करने के बाद नो डाउट आप देखोगे कि ये सिम्टम में रिलीफ हो रहा है, क्योंकि हम लोग है ना इसके रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, सिम्टम पे काम नहीं कर रहे। रूट कॉज क्या है, गट। तो गट का हेल्थ अच्छा करने के और बहुत कुछ सजेशन है, मैं नहीं चाहता कि और कॉम्प्लिकेट करे, है ना, लेकिन गट हेल्थ अच्छा करता है ये सभी चीजें, ग्लूटामाइन,
और पोटेशियम, है ना, बार्ली वाटर और कुछ डोंट्स है जो खाने नहीं है। और ऐसे करते हुए रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये आप अब से अगर ये चीजों को कम करते हैं तो ये कंप्लीटली प्रिवेंट हो सकता है। अगर हो गया है तो ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशन कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आप जो दवाई खा रहे हैं उसको चालू रखना है। उन दवाई का ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। उसको दवाई को चालू रखना है क्योंकि वो मेडिकल है, उसको मेडिकल साइंस बोलते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये न्यूट्रिशन साइंस है ना। ये रूट कॉज पे काम करेगा, वो सिम्टम पे काम करेगा। सिम्टम अगर आपके कम होते हैं तो आपको अच्छा लगेगा काम करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। आशा करता हूँ कि ये आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक के बारे में वेबिनार करने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारे मैसेज आए, रिक्वेस्ट आए तो मैंने किया है। आशा करता हूँ कि ये आपको हेल्दी रखेगा पूरी जिंदगी भर। मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी साल जिए लेकिन कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम नहीं हो आपका। लास्ट डे तक आप दौड़ सके, भाग सके, पेड़ पे चढ़ सके, है ना, दीवारों पे चढ़ सके, कूद सके। ये सब जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा है। वो सब मजा लीजिए और अपने अपने जॉइंट्स का प्रोटेक्शन या हेल्थ अच्छा रखिए। So with this, I'm done and back to host. Wow, what a fantastic session, Amit sir. Thank you so much. So हम 5 minutes में वापस Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे. So please आप रेडी रहिए अपने क्वेश्चंस के साथ. So thank you so much. Afraid our aim is out of sight.